एमएसपी को कानून के दायरे में लाने में आखिर क्या है अड़चनें? सरकार और किसानों के बीच क्यों नहीं बन पा रही बातचीत? आइए जानते हैं इन मुद्दों को। भारत में 23 फसलों के लिए सीएपीसी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है, और जिसमें 7 अनाज और 5 दलहन और 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। हम आपको एमएसपी के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। जिस एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं, दरअसल उसे एक जरूरी कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता और क्यों नहीं लाना चाहती गवर्नमेंट? किसानों का संग्राम, लेकिन कब निकलेगा समाधान? प्रधानमंत्री ने संसद से किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी था और रहेगा, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि देश भरोसे पर नहीं चलता, एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आंदोलनकारी जिस एमएसपी को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं वो है क्या, आखिर क्यों इस पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है कि किसान कह रहे हैं कि एमएसपी बनेगी तभी आगे बातचीत होगी, एमएसपी पर कानून बनेगा। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम स्टॉक प्राइस, ये भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों की बुआई के मौसम की शुरुआत में ही की जाती है, ताकि किसानों को इस बात की गारंटी मिल सके कि देश में कितने भी अधिक फसल पैदावार हो, किसानों को उसका एक निश्चित मूल्य तो मिलेगा ही। इस तरह से एमएसपी किसानों को अधिक फसल उपजाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि देश में कितनी फसलों का एमएसपी तय होता है। दरअसल भारत में 23 फसलों के लिए सीएपीसी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है, जिसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। इन 23 फसलों में 6 रबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 3 वाणिज्य फसलें शामिल हैं। अब चूंकि मांग एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर हो रही है, जो अब तक सरकार नहीं बनाया, तो यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर एमएसपी तय कैसे किया जाता है। एमएसपी तय करते समय ध्यान रखने वाले जो पॉइंट हैं, आइए उनको जानते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएपीसी रबी खरीफ की फसलों के एमएसपी को तय करते समय कई पॉइंट को ध्यान में रखती है। नंबर 1, उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना। नंबर 2, मांग और आपूर्ति। नंबर 3, इनपुट की कीमतों में बदलाव। नंबर 4, इनपुट आउटपुट मूल्य में अंतर। इसके अलावा जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, बाजार की कीमतों का रुझान, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की कीमतों के बीच समानता और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति का ध्यान रखा जाता है। तो जरा सोचिए, जब इतनी रिसर्च के बाद एमएसपी तय होता है तो इसमें खेती किसानों के एक पहलू को भी ध्यान रखा जाता है। तो एमएसपी को कानून बनाने में की क्या जरूरत है? आखिर क्यों आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं और क्यों सरकार पर इस सिर्फ आश्वासन देती आ रही है एमएसपी पर? वर्ष 1965 में हरित क्रांति के समय में एमएसपी की घोषणा की गई थी और 1966 में सिर्फ गेहूं की खरीद के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब 1966 में शुरू हुई एमएसपी की परंपरा आज तक चली आ रही है, लेकिन अंतर यह है कि आज 23 फसलों की एमएसपी तय होती है। किसान अपनी फसल राज्यों को अनाज मंडियों में पहुंचाते हैं। इन फसलों में गेहूं, चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई एमएसपी के रेट पर खरीदती है। एफसीआई किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है, लेकिन एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक इनके बाद भी बचा हुआ रहता है। इसलिए वर्ष 2015 में एफसीआई ने पुनर्गठन पर सुझाव देते हुए शांता कुमार कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लाभ सिर्फ 10% किसानों को मिल पाता है, यानी 94% को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि जो व्यवस्था 94% किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को स्थायी संकट से उबारने का जरिया कैसे हो सकती है? इसलिए सरकार ने 54 साल बाद नया कृषि कानून बनाकर
किसानों को आज़ादी मुहैया कराई। मतलब 54 साल के बाद किसानों को ये आज़ादी दी गई कि वो कब बोएंगे और क्या उपजाएंगे और कहाँ बेचेंगे, किस रेट पर बेचेंगे। लेकिन किसानों की ये आज़ादी कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। खासकर किसानों के नाम पर सियासत करने वालों को खेती किसानों की और देश के इकोनॉमी की को जानकार कहते हैं कि सरकार के सामने कई समस्याएं हैं, जिसमें पहला कि सरकार किसानों को खाद बीज कृषि उपकरण पर सब्सिडी देती है जो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा फसलों की खरीद पर भी एमएसपी देती है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव में ज़्यादा होता है। ऐसे दुनिया में किसी दूसरे अर्थव्यवस्था में नहीं होता। मान लीजिए एमएसपी पर कानून बन जा गया तो इसका सीधा मतलब होगा कि राइट टू एमएसपी। ऐसे में जिसे एमएसपी नहीं मिलेगा वो कोर्ट में जा सकता है और न देने वाले को सजा हो सकती है। इसलिए ये किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों की मांगें एक तरफा जायज़ भी हैं, क्योंकि एमएसपी पर अगर उनको मिल जाती है तो ये एमएसपी के कारण किसान सरदर्द हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जो मिनिमम स्टॉक प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल तो बेच ही पाएगा। तो इसीलिए किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अब जानते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने का दूसरा नुकसान क्या होगा। मान लीजिए कल कि देश में किसी अनाज यानी गेहूं चावल या किसी भी उपज में ज़्यादा हो जाता है तो बाजार में कीमतें गिर जाती हैं और वो फसल कौन खरीदेगा। कंपनियां कानून के डर से कम कीमत में फसल खरीदेंगी ही नहीं। ऐसे में अनाज किसानों के पास ही रखा रह जाएगा। ऐसे समझिए कि अभी जिन फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है उसके लिए फेयर एवरेज क्वालिटी तय होती है, मतलब फसल की एक निश्चित गुणवत्ता तय होती है और उसी पर किसान एमएसपी मिलता है। यानी जो अब अगर कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरेगी तो किसानों से उसे कौन खरीदेगा। यह एक बहुत सोचने वाली बात है। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बन रहा, यह भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि आखिर एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। अगर कानून के डर से व्यापारी खरीद भी लेता है तो उसे आगे बेचेगा कहाँ, क्योंकि हमारे देश में अनाज की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाया गया तो व्यापारी आयात करने लगेंगे और सरकार को किसानों से सारी फसलें खरीदनी पड़ेंगी। और अगर सरकार किसानों से सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी तो इसके बजट के लिए करों में करीब 3 गुना वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे देश की करदाताओं पर भारी बोझ पड़ेगा। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनता रहा है, इससे और क्या दिखते हैं, इसके बारे में कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना कहते हैं। अगर केंद्र सरकार एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाती है तो इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसों की होगी, क्योंकि अभी केंद्र के सालाना कमाई 16.5 करोड़ रुपए की है, जबकि अगर उसे सभी 23 फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी पड़ी तो सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर सरकार एमएसपी को अनिवार्य कानून बना देगी तो सभी फसलों पर लागू होगा, क्योंकि दूसरी फसलें के किसान भी इसकी मांग करने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अभी के कुल बजट का लगभग 85% सरकार एमएसपी पर खर्च कर देगी। यहाँ फिक्र ये है कि देश में 85% छोटे किसान हैं। इसका मतलब कि वो खरीदार भी बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा एमएसपी के कारण बाजार भाव बढ़ेगा तो बतौर उपभोक्ता छोटे किसानों पर भी पड़ेगा इसका असर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि देश के सिर्फ 6% किसान अभी एमएसपी का लाभ ले रहे हैं और इसमें करीब 80% पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। अगर एमएसपी पर कानून बनेगा तो बाकी राज्यों के किसान भी इसकी मांग करेंगे और सरकार के खजाने पर इसका भारी बोझ पड़ेगा, इसलिए कानून नहीं बना पा रही।